लोकसभा चुनाव के बीच सरकार का खजाना 2.1 लाख करोड़ रुपए से लबालब भर गया है। आजादी के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब देश के केंद्रीय बैंक ने इतना भारी भरकम रकम सरकार को डिविडेंड यानी लाभांश के रूप में दिया है। 2.1 लाख करोड़ रुपए सरकार को देने की खबर पर लोगों की प्रतिक्रिया भी आने लगी है। लोग कह रहे हैं कि देश में महंगाई तो बढ़ी हुई है, ब्याज दरों में कमी नहीं हो रही और आम जनता को फौरी राहत देने के बजाय आरबीआई सरकार की झोली भर रहा है। तो चलिए आज के इस कहानी में हम आपको आरबीआई केंद्र सरकार को सरप्लस फंड क्यों देता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमाई कैसे होती है कि ये भारी भरकम पैसा सरकार को दे रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा पिछले कुछ सालों में आरबीआई ने केंद्र सरकार को कितना डिविडेंड दिया है, इन आंकड़ों को भी डिकोड करने की कोशिश करेंगे। वहीं आरबीआई और मोदी सरकार के बीच सरप्लस फंड को लेकर तनातनी बढ़ी थी या नहीं, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा किस समिति की रिपोर्ट के आधार पर यह रकम सरकार को आरबीआई दे रहा है, ये भी आपको बताएं। और अंत में चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले सरकार को इससे क्या फायदा होगा, और तो और इस मुद्दे पर देश और विदेश के इकोनॉमिस्ट की क्या राय है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकमत हिंदी और मैं हूं आपके साथ विशाल शर्मा। सबसे पहले आरबीआई केंद्र सरकार को सरप्लस फंड क्यों देता है, इससे कहानी की शुरुआत करते हैं। जिस तरह कंपनियां अच्छी कमाई होने पर अपने शेयर होल्डर्स को हर शेयर पर डिविडेंड देती है, ठीक उसी तरह आरबीआई भी अपने मुनाफे का एक हिस्सा सरकार को देता है। इसके पीछे एक और तर्क है, वो है आरबीआई एक्ट 1934 का सेक्शन 47। इसके मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक को अपने पास बचे सरप्लस फंड को अपने ओनर यानी भारत सरकार को देना होता है। रिजर्व बैंक ने हर सरकार को ऐसा सरप्लस फंड दिया है। अब रिजर्व बैंक ने विगत सालों में कितना सरप्लस ट्रांसफर किया है, आंकड़ों से समझिए। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में आरबीआई ने 2,10,874 करोड़, तो 22-23 में 87,416 करोड़, 21-22 में 30,307 करोड़, तो 20-21 में 99,122 करोड़, 2019-20 में 57,128 करोड़, तो 2018-19 में 1,75,988 करोड़, 2017-18 में आरबीआई ने सरकार को 50,000 करोड़, तो 2016-17 में 30,659 करोड़, 2015-16 में 65,896 करोड़, तो 2014-15 में 52,669 करोड़, 2013-14 में 33,010 करोड़, तो 12-13 में 16,010 करोड़, 2011-12 में 15,009 करोड़, तो 2010-11 में 18,759 करोड़, 2009-10 में 25,009 करोड़, तो 2008-9 में 15,011 करोड़ रुपए सरकार को आरबीआई ने दिया। इन आंकड़ों से यही पता चलता है कि अपने पूरे इतिहास में भारतीय रिजर्व बैंक ने सबसे ज्यादा 2,10,874 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड इस साल सरकार को दिया। वहीं साल 2018-19 में भी आरबीआई ने 1,75,988 करोड़ सरकार को दिया था, जो उस समय भी चर्चा का विषय बना था। अब लाखों करोड़ रुपए के लेन देन की बात हो गई, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कमाई कैसे होती है कि ये भारी भरकम रकम सरकार को दे रही है, ये जानने की कोशिश करेंगे। केंद्रीय बैंक सरकारी बॉन्ड्स के जरिए ब्याज कमाता है। विदेशी मुद्रा में निवेश के जरिए भी रिजर्व बैंक की कमाई होती है। रिजर्व बैंक की बैलेंस शीट में करीब 70% जो हिस्सा है वो फॉरेक्स करेंसी एसेट्स का है, वहीं जबकि 20% हिस्सा सरकारी बॉन्ड्स के रूप में। आरबीआई डॉलर को भी रिजर्व में रखता है, कीमत बढ़ने पर उसे बेचता है, जिससे उसे अच्छा खासा रिटर्न मिल जाता है। इसके अलावा सरकार बाजार में लगाने के लिए आरबीआई से जो पैसा लेती है, उससे भी केंद्रीय बैंक की जबरदस्त कमाई होती है। इसके अलावा आरबीआई विभिन्न कमर्शियल बैंकों को कर्ज देता है, उसके बदले में बैंक आरबीआई को ब्याज का पेमेंट करते हैं। और तो और आरबीआई के पास जो सरप्लस अमाउंट यानी लाभांश होता है, उसका डिविडेंड सरकार को देने के बाद जो पैसा बचता है, उससे भी आरबीआई ब्याज से पैसा कमाता है। फॉरेन रिजर्व यानी फॉरेन एसेट्स का रिवैल्यूएशन यानी विदेशी संपत्तियों और सोने का यानी गोल्ड का पुनर्मूल्यांकन से कमाई होती है। आसान भाषा में कहें तो रिजर्व सोने को उच्च दाम पर बेचकर आरबीआई को जबरदस्त कमाई होती है। अब आरबीआई सरप्लस को कैसे जनरेट करता है, यह भी जानिए। सरप्लस यानी इनकम माइनस एक्सपेंडिचर।
आरबीआई को आय कैसे होता है ये तो आपको हमने अभी ऊपर कहानी में बता दिया, लेकिन आरबीआई का पैसा कहां खर्च होता है ये भी जानिए। करेंसी नोटों की छपाई, जमा और उधार पर ब्याज का भुगतान करने, अपने कर्मचारियों का वेतन और पेंशन का पेमेंट करने, आरबीआई के कार्यालयों और शाखाओं का ऑपरेशनल खर्च करने। इसके अलावा अचानक पैसों की जरूरत और डेप्रिसिएशन के लिए पैसा आरबीआई अपने पास रखता है और समय समय पर उचित अनुसार खर्च करता है। अब कहा जा रहा है कि इतिहास का यानी अब तक का सबसे ज्यादा सरप्लस है, तो ये वाला एंगल क्या है, माने मामला क्या है, ये जानिए। आरबीआई ने अब तक का सबसे ज्यादा एनुअल सरप्लस ट्रांसफर किया है। मार्केट एक्सपर्ट के अनुसार सरप्लस अमाउंट में तेज उछाल का एक कारण फॉरेक्स होल्डिंग से रिजर्व बैंक की कमाई को माना जा रहा है। आसान भाषा में कहें तो इस सरप्लस में आरबीआई के फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स में बढ़ी ब्याज आमदनी, जो फेड रिजर्व से ऊंची ब्याज दरों को बनाए रखने की वजह से हो रही है। आरबीआई की कमाई की बात हो रही है कि आरबीआई इतना पैसा यहां से कमाता है, यहां खर्च कर देता है, तो आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आरबीआई की बैलेंस शीट कितनी है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आरबीआई की बैलेंस शीट काफी दमदार है। आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज प्राइमरी डीलरशिप के रिसर्च हेड ए प्रसन्ना ने 3.4 लाख करोड़ रुपए के सरप्लस का अनुमान लगाया है। अगला सवाल आपके मन में यह आ रहा होगा कि कहानी की शुरुआत में एक समिति की रिपोर्ट का जिक्र किया जा रहा था। अब वो कौन सी समिति की रिपोर्ट है जिसके आधार पर यह रकम सरकार को आरबीआई दे रहा है, ये जानने की कोशिश करते हैं। आरबीआई ने कहा कि यह सरप्लस विमल जलान समिति की सिफारिशों के अनुसार दिया जा रहा है। सिफारिश में कहा गया था कि सीआरबी यानी आकस्मिक जोखिम बफर को 5.50% पर बनाए रखना चाहिए। हालांकि साल 2022-23 में इकोनॉमिक डेवलपमेंट में रिस्टोरेशन आने के बाद सीआरबी को 5.50% से बढ़ाकर 6.0% किया गया और कल की बैठक में यानी फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए सीआरबी को बढ़ाकर 6.50% करने का फैसला किया गया, क्योंकि आरबीआई के बोर्ड का मानना है कि इकोनॉमी रोबस्ट है और रिजिलिएंट, यानी आसान भाषा में कहें तो सब कुछ बढ़िया है। अब कोई भी समिति तब बनती है जब कोई बवाल, ये तो आपको भी पता है। विमल जलान समिति के बनने के पीछे एक रोचक और दिलचस्प कहानी। नोटबंदी वाले साल यानी फाइनेंशियल ईयर 2016-17 में रिजर्व बैंक ने सरकार को सिर्फ 30,669 करोड़ रुपए का सरप्लस फंड दिया था, जबकि सरकार ने 58,000 करोड़ रुपए की उम्मीद जाहिर की थी। जानकारों का तब तर्क था कि नोटबंदी के बाद नए नोट छापने के लिए रिजर्व बैंक को काफी रकम खर्च करनी पड़ी, लेकिन सरकार आरबीआई से कह रही थी कि आप ज्यादा पैसा मुझे दीजिए, यानी ज्यादा पैसे की डिमांड कर रही थी। इसके अलावा साल 2017-18 में रिजर्व बैंक ने सरकार को अपने सरप्लस फंड से फिर 50,000 करोड़ रुपए दे दिए थे। उस साल भी सरकार ने रिजर्व बैंक पर 13,000 करोड़ रुपए ज्यादा रकम देने का दबाव बनाया था। यानी कुल मिलाकर आप इन दो मामलों से समझ पा रहे होंगे कि केंद्र सरकार और आरबीआई के बीच जो है सरप्लस पैसों के लिए लंबे वक्त से तनातनी चल रही थी। इसी मुद्दे पर तत्कालीन आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल ने भी इस्तीफा दे दिया था। इसी के मद्देनजर एक ऐसी समिति का गठन किया गया था जो इस तकरार को खत्म करे और बीच का रास्ता निकाले। इस बार भी जो ऐतिहासिक सरप्लस अमाउंट सरकार को भेजा गया है वो इसी समिति के रिपोर्ट के आधार पर ही दिया गया है। अब सरकार को सरप्लस पैसा तो भेजने की बात हो गई, तो चुनाव खत्म होने के बाद आने वाले सरकार को इससे क्या फायदा होगा, यानी बेनिफिट क्या होगा वो समझिए। यानी नई सरकार 2,10,874 करोड़ रुपए का क्या करेगी ये जानने की कोशिश कर रही है। इस राशि से सरकार को अपना वित्तीय घाटा कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही नई योजनाओं में खर्च करने में भी मदद मिलेगी। यही नहीं, इतनी बड़ी रकम मिलने से भारत सरकार को विनिवेश के लक्ष्य से चूक जाने के बाद रेवेन्यू कलेक्शन में आई कमी की भरपाई करने का मौका मिलेगा। इसके साथ ही सरकार की जन कल्याण योजनाओं के लिए पैसा जुटाना भी इस रकम के मिलने के बाद काफी हद तक आसान हो जाएगा। जाते जाते आरबीआई के द्वारा ऐतिहासिक डिविडेंड देने पर प्रमुख इकोनॉमिस्टों का क्या राय है, क्या कहना है, ये जानना बहुत जरूरी है। कोटक महिंद्रा बैंक की मुख्य अर्थशास्त्री उपासना भारद्वाज का कहना है कि इस तरह के ऐतिहासिक डिविडेंड से फाइनेंशियल ईयर 2025 में राजकोषीय घाटे में 0.4% की कमी आई। आगामी बजट में घोषित किए जा रहे कम उधार की गुंजाइश अब बॉन्ड बाजारों को महत्वपूर्ण राहत प्रदान करेगी। इरका की चीफ इकोनॉमिस्ट अदिति नायर के मुताबिक बजट से अधिक
आरबीआई डिविडेंड फाइनेंशियल ईयर 2025 में भारत सरकार के संसाधन को बढ़ाने में मदद करेगी। ये कदम आरबीआई और केंद्र सरकार के बीच बेहतर तालमेल को दर्शा रहा है। अब इस कहानी को यहीं पर विराम देते हैं। आपको हमारी ये खास रिपोर्ट कैसे लगी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं और इसी तरह देश और दुनिया और बिजनेस जगत से जुड़ी तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए लोकमत हिंदी।